भारत में कौन से मुख्यमंत्री कितने धनी हैं इसकी एक लिस्ट जारी की एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने, जिसको हम शॉर्ट में एडीआर कहते हैं। अब एडीआर जो संस्था है उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, इसको लेके बहुत बार सवाल उठाए जाते हैं। यहां तक कि 2023 में सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा कि कुछ ऐसी संस्थाएं हैं भारत की जो भारत के ग्रोथ स्टोरी को कम करके आंकती हैं, बदनाम करती हैं, उसको नीचा दिखाने की कोशिश करती हैं। और एडीआर को सीधे सीधे कहा गया कि आप अपनी लिमिट्स को पहचानिए। इसके बावजूद भी एडीआर लगातार काम करता रहा। एडीआर के ऊपर रूलिंग पार्टी आरोप लगाती है कि इसकी जो फंडिंग होती है विदेशों से होती है और भारत की सरकार को बदनाम करने की कोशिश होती है, भारत की डेमोक्रेसी को डिमीन करने की कोशिश होती है। लेकिन जब एडीआर ने अपनी 2025 की लिस्ट जारी की कि सबसे धनी मुख्यमंत्री कौन है, तो उसमें पहला नाम आया चंद्रबाबू नायडू का, जो एनडीए गवर्नमेंट में एक महत्वपूर्ण सहयोगी के रूप में है और तेलुगु देशम पार्टी के सुप्रीमो हैं, आंध्र प्रदेश के सीएम हैं। 931 करोड़ रुपए की संपत्ति है उनके नाम। और जो सबसे गरीब सीएम अकॉर्डिंग टू एडीआर रिपोर्ट, वो कौन थे? वो हैं वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी। अब कहा गया कि उनके पास केवल 15,38,000 रुपए हैं और बाकी भी सीएम्स की जो संपत्ति है उसकी जानकारी दी गई। इसमें जो टॉप पे हैं चंद्रबाबू नायडू, उसके पहले भी जो जगन मोहन रेड्डी थे उनके पास 510 करोड़ रुपए की संपत्ति थी। तो संपत्तियों के मामले में खास करके सीएम के, आंध्र प्रदेश के सीएम बहुत रिच रहे हैं। इनकी अपनी कंपनीज भी चलती हैं। यहां तक कि हेरिटेज फूड नाम की लगभग 4,500 करोड़ रुपए की एक कंपनी है जो डेयरी और रिन्यूएबल एनर्जी से संबंधित है, वो चंद्रबाबू नायडू के नाम से ही रजिस्टर्ड है, शेयर बाजार में लिस्टेड है। और जब लोकसभा का इलेक्शन रिजल्ट आया और जब यह पता लगा कि तेलुगु देशम पार्टी बीजेपी को असिस्ट करेगी, सहयोग देगी, तो 858 करोड़ रुपए का सीधे सीधे लाभ हुआ शेयर बाजार में। हेरिटेज फूड्स की जो शेयर प्राइसेस थी स्काई रॉकेटिंग हो गई। तो इस तरीके से उनके नाम से कई कंपनियां भी चलती हैं। और इसके अलावा अगर हम देखें तो दूसरे नंबर पे जो है अरुणाचल प्रदेश के सीएम है पेमा खांडू, और इनके पास भी 333 करोड़ रुपए की संपत्ति है। भले ही अरुणाचल प्रदेश उतना धनी राज्य ना हो, आंध्र प्रदेश जैसा, तेलंगाना जैसा, लेकिन यहाँ के सीएम तो बहुत धनी हैं। इनके पिताजी दौरजी खांडू वो भी सीएम रह चुके हैं और पूरी वो परंपरा चली आती है। हालांकि इनके खिलाफ भी एलिगेशंस लगे हैं कि इन्हीं ने कई सारी शेल कंपनीज बना रखी हैं और उसी को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। तो खैर ये अलग मसला है। इसके अलावा अब ये एक तो तेलुगु देशम पार्टी से हैं, अरुणाचल प्रदेश वाले पेमा खांडू ये बीजेपी से हैं और 2016 में इन्होंने कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर ली। ठीक वैसे ही जैसे हेमंत बिश्वा शर्मा ने 2015 के आसपास में बीजेपी ज्वाइन की थी कांग्रेस छोड़ के। उनके खिलाफ भी कई सारे एलिगेशंस लगे थे, सीबीआई पूछताछ कर रही थी, सीआईडी कर रही थी। फिर उन्होंने कहा कि भाई हमारी पूछ नहीं है कांग्रेस में, फिर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, जो प्रेजेंट में असम के सीएम है। और तीसरे नंबर पे जो है कर्नाटक के मुख्यमंत्री जो कांग्रेस के हैं सिद्धारमैया। तो अब कोई ये नहीं कह सकता है कि भाई बीजेपी और एनडीए से ही संबंधित मुख्यमंत्री इसमें स्थान पाए हैं और बाकियों को की बिल्कुल उपेक्षा हो गई है। तो सिद्धारमैया तीसरे नंबर पे हैं 51 करोड़ की संपत्ति के साथ। तो ये पूरा जो लिस्ट है आप देखेंगे कि जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, नागालैंड, मिजोरम, ये सब जो सिक्किम, इनके मुख्यमंत्री बहुत रिच हैं, भले ही जनता गरीब हो या वो राज्य गरीब हो। अब एक ऐसी स्थिति में जब सीएम की सैलरी भी हमें समझनी होगी कि ये इतनी संपत्ति क्रिएट हुई है, तो कुछ तो सीएम कंपनियां चला रहे हैं, तो चलिए उनका तो जस्टिफाई हो रहा है। लेकिन जो कंपनी नहीं चला रहे हैं उनका कैसे इतनी संपत्ति हो रही है, तो सैलरी भी कम है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि भाई योगी जी की कितनी संपत्ति है, नीतीश कुमार की कितनी संपत्ति है, महाराष्ट्र के सीएम की कितनी संपत्ति है, उड़ीसा के सीएम की कितनी संपत्ति है। तो इसको भी लमसम अगर देखें हम तो
योगी जी की संपत्ति जो लिस्ट में आ रही है एडीआर की, और ये सारी जो संपत्तियां दी गई हैं अपने मन से नहीं दी गई हैं, ये चुनावी हलफनामे में, जिसको सेल्फ स्वॉर्न एफिडेविट कहते हैं, स्वघोषित हलफनामा जो चुनाव लड़ते समय दिया जाता है, उसी का डेटा कलेक्ट करके दिया गया है। तो इसमें योगी जी की संपत्ति 1.5 करोड़ दिखाई गई है, इसमें नीतीश कुमार की संपत्ति 1.64 करोड़ दिखाई गई है, भगवंत मान की संपत्ति 1.97 करोड़ दिखाई गई है, पंजाब के सीएम आप पार्टी के हैं। इसके अलावा विष्णु देव हैं, ये छत्तीसगढ़ के और उड़ीसा के सीएम की भी संपत्ति दिखाई दे रही है, तो वो भी लगभग 2 करोड़ के आसपास। तो ऐसे बहुत राज्यों के सीएम हैं। हालांकि सैलरी सीएम की वेरिएट कर रही है, और सैलरी सीएम की मैक्सिमम 4,10,000 है, वो भी तेलंगाना के सीएम की है 4,10,000 के आसपास, रेवंत रेड्डी जो कांग्रेस की हैं। और उसी के अकॉर्डिंग दिल्ली के सीएम की जो रेखा गुप्ता है 3,90,000 सैलरी है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी की सैलरी 3,65,000 है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की सैलरी 2,15,000 है। देवेंद्र फडणवीस की सैलरी जो महाराष्ट्र के सीएम हैं, उनकी सैलरी अगर देखें तो वो लगभग ये मान के चलिए कि 3,40,000 के आसपास है। और इस तरीके से डिफरेंट सैलरीज जो है सीएम्स की दिखाई दे रही है। अगर सैलरी के हिसाब से देखें तो कुछ सीएम की तो जस्टिफाई हो रही है कि भाई उनके पास इतनी संपत्ति है, लेकिन कुछ सीएम के पास बहुत ज्यादा संपत्ति इकट्ठा हुई है। और इसी के ऊपर एडीआर सवाल उठा रहा है कि एक ऐसे देश में जहां पे कि एक गरीब देश है भारत, और इतनी संपत्ति जनरेट कैसे हुई। और हमारे मन में भी ये सवाल आता है। अब जैसे ममता बनर्जी के बारे में कहा जा रहा है कि भाई बीजेपी ने आरोप लगाया है कि ममता बनर्जी को इनकी सैलरी जो है लगभग 2.5 लाख के आसपास है, और ऐसे ही अरुणाचल के सीएम की सैलरी भी 1,33,000 है। बल्कि नॉर्थ ईस्ट वाले सीएम की तो सैलरी और कम है, मिजोरम की तो सबसे कम है 1,05,000, और 1 लाख के लमसम ही सबकी सैलरी है। तो हम देखें कि ममता जी की जो सैलरी है उसके अनुपात में अगर 2.5 लाख सैलरी माने तो इनके पास 15.38 लाख कहा गया कि सबसे गरीब सीएम है। और बीजेपी ने एलिगेशन लगाया है कि भाई इनके परिवार के खिलाफ तो 34 संपत्तियां रजिस्टर्ड हैं, और वो किसकी संपत्ति है, करोड़ों अरबों रुपए की। और इनका परिवार कह रहा है कि जी ये तो सन्यासी का जीवन बिताती हैं, जैसे सभी नेता कहते हैं कि हम महापुरुष हैं, सेवा कर रहे हैं, और इनको परिवार से कोई मतलब नहीं है, ये तो सैलरी भी नहीं लेती हैं, और ये तो स्लीपर पहन के चलती हैं। खैर अलग अलग दावे हैं। तो ये जो स्थिति है, हालांकि आर्टिकल 164 में लिखा गया है कि सीएम की सैलरी राज्य सरकार ही निर्धारित करेगी, तो इसीलिए अलग अलग राज्यों में अलग अलग सैलरी दिखाई देती है। यूपी में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में तो गवर्नर की जो सैलरी है 3.5 लाख, उससे भी अधिक सैलरी सीएम की है। तो यहां पे आप देखेंगे कि ऐसे ऐसे एलिगेशन लग रहे हैं। अब लोग ये कह रहे हैं कि भाई एक ऐसे देश में जहां की बहुसंख्यक आबादी 90% आबादी 5 किलो राशन लेने के लिए लाइन में लग जाती है, 75% लोग आज भी भारत के 25,000 रुपया महीना भी नहीं कमा पाते, 200 रुपया भी महीना कमाना एक बहुसंख्यक मेजॉरिटी पॉपुलेशन को मुश्किल होता है। आज भी 60% लोग कृषि आधारित गतिविधियों पे निर्भर हैं। आज भी भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन है नहीं, हम चीजें इंपोर्ट करते हैं, हम इंपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है, इसलिए हमारा व्यापार घाटा बहुत बड़ा है चीन के साथ। देखिए आप सीधे सीधे $102 बिलियन का सामान हम चीन से मंगाते हैं। अब रूस के साथ भी हमने पेट्रोलियम जो डील की है, तो उसमें भी खाली $53 बिलियन, $53 बिलियन की तो हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मंगा रहे हैं, वहां भी हम भयंकर व्यापार घाटे में हैं। तो हमारी जो इकोनॉमी है वो इस तरीके से नहीं है कि लोगों के पास उद्योग धंधा हो और उससे हम रोजगार सृजित कर पाए। तो स्थिति तो बहुत गंभीर है। लेकिन अच्छे दिन आए हैं नेताओं के, और कुछ नेताओं के तो कुछ ज्यादा ही अच्छे दिन आ गए हैं, ये बात तो मानना ही पड़ेगा। एडीआर की जो रिपोर्ट कहती है, अब एडीआर बेसिकली एक संस्था है जो अपने को कहती है कि ये 1999 में बनी थी, और इसकी क्रेडिबिलिटी के बारे में जानना जरूरी है कि ये कैसी संस्था है। क्या हवा में रिपोर्ट निकाल देती है, या इसका कोई मकसद है, या ये इसमें कोई विदेशी फंडिंग हो रही है, या ये नेताओं को बदनाम करने की साजिश है, या ये नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ कोई खतरा है इससे। तो इससे सभी रिलेटेड मुद्दों को हमें डिस्कस करना जरूरी है, जिससे हमें एक्चुअल पोजीशन पता लग पाए कि भारत में क्या स्थिति है। तो एडीआर को समझिए कि ये 1999 में बनी है, मतलब कि उस समय तो मिली जुली सरकारों का दौर था और अब वाजपेयी जी थे।
तो एडीआर बेसिकली इसमें आईआईएम के प्रोफेसर्स थे, त्रिलोचन शास्त्री करके, और लगभग 10 तो आईआईएम के प्रोफेसर थे, एक दिल्ली आईआईटी के प्रोफेसर थे, और इसके अलावा और भी संस्थाओं के प्रोफेसर थे। 12 लोग इसके फाउंडिंग मेंबर्स थे। तो मतलब सब रेपुटेड हैं, आईआईटी आईआईएम से पढ़े हुए हैं। यहां तक कि त्रिलोचन शास्त्री तो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से भी पढ़ के आए थे, एमआईटी। तो ऐसा नहीं है कि कोई हल्की संस्था है। इन्होंने एक और संस्था अपने साथ बना ली, नेशनल इलेक्शन वॉच। तो इसकी मैं ग्रेविटी समझा रहा हूं कि ये कोई ऐसी एरू गैरू संस्था नहीं है कि जिसकी रिपोर्ट को आप नकार दें। और इसका उद्देश्य क्या है, इसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। कई सारे और भी मुद्दे इससे जुड़ेंगे कि क्या भारत में इलेक्शन पॉल्यूट हो गया है, क्या अपराधी लोग ज्यादा इलेक्शन में आ रहे हैं, या नेता लोग ज्यादा अपराधियों का सपोर्ट ले रहे हैं, या हमारी जो एज ए नागरिक, एज ए वोटर हमारे पास जो जानकारी चाहिए वो होनी चाहिए कि नहीं अपने कैंडिडेट के बारे में। नेता कैसे जानकारी छुपा ले जाते हैं, हम अपने कैसे रिप्रेजेंटेटिव चुन रहे हैं, अगर अच्छा प्रतिनिधि नहीं चुनेंगे तो लोकतंत्र कैसे बेहतर होगा, ये तो बड़ा सवाल है। हम जब कहते हैं कि नेता लोग काम नहीं कर रहे हैं, वो चुनाव के चुनाव आते हैं, उनको खाली मतलब है कि कोई इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ सांठ गांठ कर लेते हैं और खुद की फंडिंग और पैसे के ऊपर बेस्ड हो जाते हैं, खुद का प्रॉफिट करते हैं, ठेकेदारी करते हैं, ब्राइबरी लेते हैं, आम जनता के ऊपर ध्यान नहीं देते। तो ये एडीआर का काम ही यही है कि जो हमारी डेमोक्रेसी है उसमें नेताओं के बारे में सटीक सूचना लोगों तक पहुंचे, जिससे कि वो चयन की स्थिति में हो कि मेरा कौन सा नेता बेहतर है मेरे क्षेत्र की प्रतिनिधित्व के लिए। तो इन्होंने इसी के लिए एक बड़ा सा एनजीओ भी बनाया है, एक ग्रुप बनाया है, इसको न्यू कहते हैं, नेशनल इलेक्शन वॉच। 1200 एनजीओ इसके अंतर्गत काम कर रही है पूरे देश में। तो एडीआर तो एक एनजीओ है, लेकिन जो इसकी संस्था है, सब्सिडरी मान सकते हैं, नेशनल इलेक्शन वॉच, ये 1200 एनजीओ मिलकर काम करते हैं। ये पॉलिटिकल वॉच डॉग है, मतलब कि राजनीति अच्छी होनी चाहिए, राजनीति में मतदाता को मजबूत होना चाहिए, पार्टियों को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, नेताओं के बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए, इसीलिए ये आई थी अस्तित्व में। तो इतनी सारी मैंने ज्ञान दे दी, लेकिन इसने काम क्या किया है वो तो अभी पता ही नहीं लगा। अभी रिपोर्ट इसने निकाली तो फिर ये चर्चा में आ गया कि भाई इसने धनी मुख्यमंत्रियों की रिपोर्ट निकाल दी। लेकिन इसके जरा काम देखिए, और ये कितना महत्वपूर्ण है हमारी डेमोक्रेसी के लिए, इसका काम वो बड़ा महत्वपूर्ण है। हालांकि एनजीओ को लेकर भी सरकार ने सवाल उठाए हैं, और यहां तक कि 2021 में हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल जी ने कहा कि जो सोशल ग्रुप्स हैं, जो सोशल कमिटीज हैं, उसके अंतर्गत एनजीओज भी आते हैं, और ये जो एनजीओज काम कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं 4th जनरेशन वॉर लड़ रहे हैं, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा भी है। केवल 10% एनजीओ ही अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देते हैं। रजिस्टर्ड एनजीओ खाली 1,87,395 ही रजिस्टर्ड हैं, जो एनजीओ दर्शन नाम की जो पोर्टल है उसके ऊपर रजिस्टर्ड हैं। बाकी सीबीआई ने एक रिपोर्ट दी थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर में 2015 में, उसके अंतर्गत 33 लाख एनजीओ काम कर रहे हैं, रजिस्टर्ड ही नहीं है। और फिर इनमें विदेशी फंडिंग होती है, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब बिजनेसमैन भी अपनी ओर से फंडिंग देते हैं, जो उनके लिए बाध्यकारी है कि भाई आपको हेल्प करना है समाज के लिए अपनी प्रॉफिट में से, तो वो भी फंडिंग करते हैं। तो इनकी फंडिंग ट्रांसपेरेंट नहीं है। नेशनल सिक्योरिटी के लिए कई मामलों में खतरे भी हैं, लेकिन कई मामलों में बढ़िया भी काम करते हैं, जैसे पर्यावरण के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए, और जैसे जनजातियों के हेल्प के लिए, विमेन एम्पावरमेंट के लिए, बच्चों के विकास के लिए। जैसे मैं कुछ संस्थाओं के नाम लूं तो चिपको आंदोलन भी चला था, वो भी एक एनजीओ के जैसा ही था, मेधा पाटकर और इस तरीके से जो बहुत सारे लीडर्स थे वो चला रहे थे। पेड़ों को बचाने का कार्यक्रम था, वो भी एक एनजीओ था। नर्मदा बचाओ आंदोलन, वो भी एक एनजीओ था। आज भी जैसे एक गूंज करके एनजीओ है, वो काम करती है रूरल डेवलपमेंट के लिए, कि ग्रामीण विकास हो, या जैसे कैलामिटी आ जाए, अगर आपदा आ जाए, कोई भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, तो उसमें हेल्प के लिए। एक प्रथम करके एनजीओ है जो एजुकेशनल डेवलपमेंट के लिए काम करता है, कि भारत में शिक्षा का विकास हो। तो इस तरीके से करके एक संस्था है कराई, केयर फॉर चाइल्ड करके है। तो इस तरीके से बहुत सारे हैं, ये नाम कोई जानना बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन बस मैं एग्जांपल दे रहा हूं। तो ये समझिए कि इसका वर्क जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये डेमोक्रेसी को स्ट्रांग करने के लिए काम कर रही है। और इसने एक बड़ा महत्वपूर्ण काम किया, जो सबसे बड़ा काम था, और सोचिए डेमोक्रेसी के लिए कितना जरूरी है। आज हम जान पाते हैं कि
आज हमारा जो चुनाव लड़ने वाला कैंडिडेट है वो कितना पढ़ा लिखा है, उसने कितनी शादियां की हैं, नहीं किया है, उसकी संपत्ति क्या है, उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड क्या है। तो इसने 2001 में एक सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया और वो कहा कि भाई जो कैंडिडेट्स हैं ये कोई जानकारी सही नहीं देते। मतलब सोचिए 2002 में फैसला आ गया सुप्रीम कोर्ट का, इसको 2002 में कंपलसरी कर दिया गया कि अब कोई भी चुनाव लड़ेगा तो चुनाव आयोग में नॉमिनेशन के समय जानकारी को डिक्लेयर करेगा, ये जानकारी को डिक्लेयर करेगा और ये बताएगा कि मेरी एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है। उसी चक्कर में तो देख रहे हैं कि लोग फर्जी डिग्रियां बनवा रहे हैं, नेता लोग बहुत सारे फर्जी डिग्रियां मार्केट में घूम रही हैं। इसके अलावा एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, क्रिमिनल ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, क्रिमिनल बैकग्राउंड क्या है, और इसके अलावा हमारी फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको, अब नेता लोग तो चाहे किसी पार्टी को नहीं चाहते थे कि ये सब हो कि मेरा क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या है, एजुकेशनल रिकॉर्ड क्या है। आधे नेता तो पढ़े लिखे ही नहीं है। और क्रिमिनल रिकॉर्ड्स की जहां तक बात है तो खुद एडीआर ने ही अपनी रिपोर्ट में कहा कि भारत में 40% जो सांसद हैं उनके खिलाफ गंभीर मामले हैं आपराधिक। तो सोचिए हत्या, अपहरण, लूट, यहां तक कि रेप के भी मामले हैं। तो सोचिए आप कि ये भारत की संसद बन रखी है जो 543 सांसद चुने गए हैं, 543 2024 में 18वीं लोकसभा में। तो आप सोचिए कि वहां 251 सांसदों के ऊपर गंभीर, 46% सांसदों के ऊपर गंभीर आपराधिक मामले चल रहे हैं। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि जो पार्टी अभी लोकतंत्र बचाने निकली है, कांग्रेस, उसी के सांसद के ऊपर गंभीर मामले हैं। 49% सांसदों के ऊपर गंभीर आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। 99 ही जीते थे और उसमें से 49 के ऊपर मुकदमे चल रहे हैं। समाजवादी पार्टी के 37 सांसद जीते थे और उनके 21 सांसदों के ऊपर गंभीर आपराधिक मुकदमे हैं और वो ट्रायल में चल रहे हैं। तो वो भी लगभग 46% हो गया, 46%। और बीजेपी के 240 एमपीज जीते थे, उसमें से 94 के ऊपर आपराधिक मामले चल रहे हैं, 94 के ऊपर, तो वो भी लगभग 39% के आसपास हुआ। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया था लॉ, ये एडीआर का ही मामला था और सुप्रीम कोर्ट ने नियम बना दिया कि अब से चुनाव आयोग में ये नॉमिनेशन के समय बताना जरूरी होगा। अगर गलत सूचना दोगे तो आपकी कैंडिडेसी निरस्त की जा सकती है, जीतने के बाद भी आपको हटाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने टाइम पे चुनाव आयोग के नियमों को क्या क्या है डिफाइन किया है। जैसे अभी एसआईआर का मुद्दा जो बिहार में हो रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसमें चुनाव आयोग कह रहा था कि हम नाम नहीं देंगे, प्राइवेसी हो जाएगा गड़बड़। और ज्ञानेश कुमार कह रहे थे, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, कि अब माताओं बहनों की वीडियो सीडी कैसे दें, हम सीसीटीवी कैसे दें और कैसे नाम उजागर करें, प्राइवेसी का ये सब कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन जिन मतदाताओं के नाम आपने काटे हैं उनका डिक्लेयर करिए हर जगह पे। तो सुप्रीम कोर्ट बाध्य करता है या नियम बनाता है, उसी के हिसाब से देश की व्यवस्था चलती है, क्योंकि गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। खैर, तो ये जो बड़ा हिस्सा है 25 साल पहले अस्तित्व में आ गया था, 23-24 साल पहले अस्तित्व में आ गया था 2002 में ही, कि अब सारे कैंडिडेट्स को ये बताना पड़ता है। उसी में किसी का पता लगता है कि शादी की है, नहीं की है, अविवाहित हैं, नहीं अविवाहित हैं, क्या है मसला, ये सब पता लगता है। खैर, नहीं तो ये नेता लोग बताते, ये तो सब कहते कि हम जंगल के साधु हैं और किसी मठ की मठिया के सन्यासी हैं। इसीलिए इन लोगों ने अपनी परिवार के नाम पे संपत्ति खड़ी करनी शुरू कर दी, जो कि ममता बनर्जी के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। खैर, तो एक तो ये इन्होंने रिफॉर्म्स किया, दूसरा वही कि इन्होंने ये कहा कि भाई कैंडिडेट को अब 2023 में इन्होंने जस्टिस दीपांकर दत्ता, ये वही जस्टिस हैं जिन्होंने राहुल गांधी को 2 बार जो है अच्छे से राहुल गांधी जी की क्लास लगाई और ये कहा कि आपने वीडी सावरकर को क्यों उल्टा सीधा कहा और आपने स्वतंत्रता सेनानियों की इज्जत क्यों नहीं की। आपको पता नहीं है कि स्वतंत्रता सेनानियों की कैसी इज्जत करनी चाहिए। हालांकि ये बात नेहरू जी के ऊपर भी लागू होती है। तो बाद में जैसे तैसे राहुल गांधी ने माफी उफी मांग के मामले को हटाया और फिर इन्होंने अभी जस्टिस दीपांकर दत्ता ने ही कहा था कि जब युद्ध की स्थिति हो गलवान में, भारत और चीन की सेनाएं सीमा पे उलझ रही थी और बाद में आप जब भारत यात्रा करते हैं, भारत जोड़ो यात्रा, तो उसमें कह देते हैं कि चीन ने 2000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन कब्जा कर ली है, बिना किसी सबूतों के आप कह देते हैं कि भारत सरकार ने सरेंडर कर दिया है। आपके पास सबूत हैं तो दिखाइए, नहीं तो संसद में बोलिए, सोशल मीडिया में क्यों बोल रहे हैं आप ट्रू इंडियन नहीं है। बहुत सारी बातें जस्टिस दीपांकर दत्ता ने की थी। तो दीपांकर दत्ता जी ने ही 2023 में एडीआर को कहा था कि एडीआर ने क्लेम किया था, केस फाइल किया था कि भाई जो वीवीपैट है, ये वीवीपैट क्या है, वोटर
वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल, मतलब जब हम वोट देंगे तो उसका एक पेपर निकलेगा, स्क्रीन पे 7 सेकंड के लिए वो रहेगा कि आपने किसको वोट दिया है, फिर गायब हो जाएगा। तो इससे कंफर्म होता है कि जिसको मैंने वोट दिया है उसी को मिला है। ईवीएम के ऊपर सबसे बड़ा आरोप लगता है कि पता ही नहीं लगता है कि इसमें हमने जिसको वोट दिया वो गया कि नहीं सही। और अभी अभी एक मामला था जिसमें कोर्ट ने काफी दिनों बाद वो ईवीएम खुलवाया और फिर से गिनती की तो पता लगा कि हारा हुआ कैंडिडेट जीत गया। और एडवांस जो देश हैं, जो विकसित देश हैं, ईवीएम का यूज नहीं करते हैं। ये बड़ा आश्चर्य की बात है। और भारत में कहा जाता है कि ये फुल प्रूफ है, ये भी बड़ा मामला गड़बड़ लगता है। खैर, तो एडीआर ने कहा था कि वीवीपैट कंपलसरी की जाए, जिसको कि जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा था कि एडीआर जो है क्या करती है, खाली डेटा माइन करती है और देश के विकास और एक तरीके से देश की वैल्यूज के ऊपर हमला करती है, देश की संस्थाओं को नीचा दिखाती है। तो आप ये सब मत किया करिए, नहीं तो हम आपके खिलाफ सीओ मोटो, मतलब कि स्व संज्ञान में लेके और कार्रवाई करेंगे। तो ऐसी ऐसी कई बार इनके खिलाफ भी निर्णय गए हैं, लेकिन ये लगे रहते हैं। इनका काम ही यही है कि डेमोक्रेसी को बेहतर बनाना इनका घोषित लक्ष्य है। तो अब ये सब देख के लग रहा है कि भारत की राजनीति में जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हुई है, राजनीति का अपराधीकरण और पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्रिमिनल्स और अपराधियों का राजनीतिकरण, अपराधी राजनेता बन गए और राजनेता अपराधियों को राजनीति में लेके आए। तो इसको रोकने में ये बड़ा महत्वपूर्ण एक कारक रहेगा। जो एडीआर की रिपोर्ट है, इन्होंने बकायदे एक ऐप भी बनाई हुई है, माई नेता ऐप करके, है ना। अब इस पे आप किसी भी नेता की जानकारी ले सकते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण ऐप है, इसका प्रचार कम ही होता है। कम से कम अपने जनप्रतिनिधियों को तो जानना ही चाहिए। कोई भी क्षेत्र का व्यक्ति ये नहीं चाहता है कि कम से कम गुंडे बदमाश उस क्षेत्र के प्रतिनिधि बने, लेकिन जानकारी ही नहीं है लोगों को। और बात यह है ना कि देखिए, आजकल भारत में जो अपराधी होता है, जो बदमाश होता है, वो रॉबिन हुड स्टाइल अपना लेता है। रॉबिन हुड स्टाइल का मतलब क्या है कि भ्रष्टाचार से, माफियागिरी से, स्मगलिंग से, जो भी अलग अलग ब्लैक मनी कमाएगा वो, और फिर गरीबों में बांट देगा और मसीहा बन जाएगा। एक समानांतर, एक पैरेलल गवर्नमेंट चलने लगती है, जहां लोग माफियाओं के यहां जाते हैं, वो नेता बन गए हैं और वहां पे उनका अलग कानून व्यवस्था चलता है। तो ये एक बड़ा मुद्दा है कि भारत में जब एक गरीब देश है तो नेता कैसे अमीर होते जा रहे हैं। तो कहीं एक क्रोनी कैपिटलिज्म तो नहीं है, जिसमें कि क्रोनी कैपिटलिज्म क्या होता है, मिला जुला 60 गांठ वाला पूंजीवाद। पूंजीवाद का एकमात्र उद्देश्य है कि कैसे भी धन अर्जित करना। चाहे भारत की कोई भी कंपनी हो, रिलायंस हो, जियो, कोई भी हो, बिरला हो, टाटा हो, हर कंपनी का उद्देश्य है, क्योंकि पूंजीवादी है, पूंजी लगाती है तो प्रॉफिट, इनका प्रॉफिट एट एनी कॉस्ट, प्रॉफिट के लिए कोई भी कीमत देंगे, साम दाम दंड भेद लगाएंगे। और ये क्या है, मिला जुला। इसमें 60 गांठ होती है पॉलिटिशियंस के साथ। किसकी 60 गांठ होती है? इंडस्ट्रियलिस्ट की होती है, माफियाओं की होती है, अधिकारियों की होती है, और सब मिलके आम जनता को टोपी पहना देते हैं। इसी को क्रोनी कैपिटलिज्म कहा जाता है। हम लोग एक गंभीर दौर में हैं जब क्रोनी कैपिटलिज्म हावी होता जा रहा है। हम भले ही चौथी बड़ी इकोनॉमी हो गए हैं, लेकिन वो सारा पैसा उन इंडस्ट्रियलिस्ट के हाथ में जा रहा है और इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में, पॉलिटिकल पार्टीज के रूप में जा रहा है। पॉलिटिकल पार्टीज अमीर होती जा रही हैं, आम जनता गरीब होती जा रही है। बिजनेसमैन अमीर होते जा रहे हैं, आम जनता और गरीब होती जा रही है। माफिया और अमीर होते जा रहे हैं, आम जनता और गरीब और गरीब और गरीब होती जा रही है। इसी को क्रोनी कैपिटलिज्म कहते हैं। तो अगर एडीआर जैसी संस्थाएं हैं तो कुछ कुछ डेमोक्रेसी में हमारी जानकारी बढ़ती रहेगी, क्योंकि बहुत मामलों में तो आजकल गोदी मीडिया का दौर है। मीडिया को खरीद लिया जाता है, मीडिया को मैनेज कर लिया जाता है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को मैनेज कर लिया जा रहा है, ब्रांडिंग की जा रही है, पीआर टीम पूरी काम कर रही है, आपकी इमेज बिल्डिंग हो रही है। नेता लोग, इंडस्ट्रियलिस्ट भी आजकल, एक मैं अडानी का शो देख रहा था जिसमें वो इंटरव्यू देने के बाद बोल रहे हैं जय हिंद जय भारत। वो भी अपने को बहुत बड़ा देशभक्त सिद्ध करने के चक्कर में। तो इस तरीके की बातें, जियो ने जब फ्री लॉन्च किया था सिम, तो देखिए बीएसएनएल खराब होता गया। बीएसएनएल में क्या कमी थी? पूरे टावर्स तो बीएसएनएल ने अवेलेबल कराए थे जियो को, एयरटेल को। दूरदर्शन ने जी टीवी को और सारे प्राइवेट चैनल को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल कराया था टीवी के लिए, कम्युनिकेशन में। तो सरकारी स्कूल, सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी दूरसंचार सेवा, सरकारी ट्रांसपोर्ट, ये जानबूझ के खराब किया जा रहा है। अब एयर इंडिया की बारी है।
क्योंकि वो थोड़ा सस्ती सर्विस दे रहे थे। तो अब देखिए उनको जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है, ये हो गया, वो हो गया, इनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई। तो आम जनता के लिए जो भी उपलब्ध होगा उसको क्या करेंगे, खराब कर देंगे। मजबूरी में आप प्राइवेट के पास जाएंगे, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो, चाहे प्राइवेट कोई भी संस्था हो, एजुकेशन हो, और देखिए वहां पे जबरदस्त लूट मची हुई है। और उस प्राइवेट संस्थाओं में नेताओं का पैसा है, इंडस्ट्रियलिस्ट का पैसा है, माफियाओं का पैसा है। इसी को क्रोनी कैपिटलिज्म कहते हैं। तो हम जिस दौर में हैं, एक गरीब देश में, अगर यही अमेरिका का आंकड़ा रहता कि अमेरिका के करोड़पति सीएम, वो जो 30 सीएम है, उनकी कुल संपत्ति, हालांकि 1 आध करोड़ कोई बड़ी संपत्ति नहीं है जितनी सैलरी है, लेकिन अगर किसी का 500-400 करोड़ है तो ये बहुत बड़ी बात है। तो अगर अमेरिका में होता तो कोई बड़ी बात नहीं थी। वहां पे एक्सपेंडिचर बहुत बड़ा है, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, जो घरेलू खर्चे हैं, $75,000 है। एक आदमी $42,000 कमाता है पर ईयर, एवरेज उनकी जो इनकम है। यूरोपियन यूनियन में भी कई सारे देश हैं, वहां पे भी लगभग 39,000 पर एनम इनकम है। लेकिन भारत में जब $2,100 इनकम है, वो भी सबका मिला के, अंबानी का भी और हम लोगों का भी। तो सोचिए आपकी इतनी गरीबी वाले मुल्क में, जहां की एक तरीके से बहुसंख्यक आबादी बहुत गरीब है, वहां पे इस तरीके से नेताओं की अगर संपत्ति बढ़ रही है, तो ये क्रोनी कैपिटलिज्म की देन है। और ये जानना हमें बहुत जरूरी है। इसलिए जरूरी है जिससे कि हम इन मुद्दों पर ध्यान दें और अपना नेता चुनते समय कम से कम चुनाव में जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा के चक्कर में न पड़े, क्योंकि नेताजी तो चाहेंगे कि आप इसी चक्कर में लड़ते रहें और मूल मुद्दे का सवाल ना पूछें कि तुम तो अमीर हो रहे हो, हम क्यों गरीब हो रहे हैं, हमें क्यों नहीं शिक्षा मिल रही है, तुम्हारे बच्चे तो विदेश में पढ़ रहे हैं, हम क्यों सरकारी स्कूलों में पढ़ने के लिए मजबूर हैं, प्राइवेट स्कूलों के द्वारा हमारा शोषण हो रहा है, तुम तो विदेश में इलाज कराते हो, हम यहाँ क्या करें, सरकारी हॉस्पिटल्स में, स्कूलों में कहीं कोई इलाज की व्यवस्था नहीं है, पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है। लोग देखिए हॉस्पिटल में मर जा रहे हैं, डेंगू से, चिकनगुनिया से। कोविड में तो लाखों लोग मरे, आप आंकड़े देख सकते हैं, भले रजिस्टर्ड ना हुआ लेकिन लाखों लोग मरे। तो आखिर ये जो व्यवस्था है इतनी खराब क्यों है? तो हम सही सवाल ना पूछ सके, इसलिए हमको नेता लोग क्या करते हैं, विभिन्न मुद्दों के ऊपर बरगला देते हैं। कभी कोई कहता है कि संविधान बचाने निकले हैं। आप ही की पार्टी तो 50-60 साल तक थी, तो उन्होंने अभी तक क्या किया? देश की जनता इतनी गरीब क्यों है? क्योंकि उस समय वो लोग लूट रहे थे, आने वाले लोग बाद में लूटने लगे, क्या फर्क पड़ गया? तो एक बड़ा सवाल है जो डेमोक्रेसी के सामने खड़ा है। तो बताइएगा आपके क्या विचार हैं? क्या एक गरीब देश में इतने अमीर सीएम होने चाहिए? क्या इंडस्ट्रियलिस्ट और सारे नेता ये सब आपस में मिलके देश को रन कर रहे हैं, आम जनता का ख्याल नहीं किया जा रहा है? आपको नहीं लगता है कि ये जो धनी होने की लिस्ट है, नेताओं की बजाय आम जनता की निकलनी चाहिए? हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़नी चाहिए प्रति व्यक्ति आय, न कि नेताओं की, न कि उद्योगपतियों की। तो ये खुश होने की बात नहीं है कि भारत चौथी रैंक पे आ गया इकोनॉमी में, या हमारे उद्योगपति वर्ल्ड के टॉप 100 में आते हैं धनी लोगों में। ये खुश होने की बात नहीं है, ये दुखी होने की बात है कि वो पैसा कॉन्सेंट्रेट होता जा रहा है कुछ लोगों के हाथ में और बहुसंख्यक आबादी गरीब होती जा रही है। तो इसके ऊपर अपने विचार जरूर रखिएगा, कमेंट का इंतजार रहेगा। जरूर अपने विचार रखा करिए वीडियोस के नीचे। पढ़ के अच्छा लगता है और लगता है कि कम्युनिकेशन बना हुआ है और एक मोटिवेशन भी मिलता है इस तरीके की वीडियो आगे और बनाने के लिए। बाकी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं इसी तरीके की किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।